हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, तो बिल्कुल बच्चे ये आपके लिए है। आज अपन देखेंगे वर्त का लेक्चर नंबर 13, जिसमें अपन वर्तों के निकाय, दो वर्त समझते हैं, दो वर्तों का निकाय मतलब दो वर्त, उससे संबंधित बातें पढ़ेंगे। क्या तैयार हैं आप? बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बहुत ही गजब क्वेश्चन है। देखिए, सबसे छोटे वर्त का समीकरण जो वर्त को स्पर्श करे तथा बिंदु से गुजरे। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, खुद से सोचिए कि कैसे अपन कर सकते हैं इसको। बिल्कुल, क्या बोला? सबसे छोटे वर्त का समीकरण जो वर्त को स्पर्श करे, मतलब जो इस वर्त को स्पर्श करेगा, ऐसा वर्त जो इस वर्त को स्पर्श करे, पहली बात तो। और दूसरी बात क्या है? सबसे छोटा भी होना चाहिए, सबसे छोटे, तथा बिंदु से गुजरे। एक बिंदु और दिया है, मतलब इस बिंदु से गुजरना भी चाहिए। इस बिंदु से 4,3 से गुजरे। एक ऐसा वर्त जो इस बिंदु से गुजरे और इसको स्पर्श करे, और सबसे छोटा भी हो, मतलब छोटे से छोटा वर्त लिखना है जो इसको स्पर्श करे, इस बिंदु से गुजरे। तो अब बच्चे ऐसे क्वेश्चन कैसे करें? तो पहले खुद का दिमाग लगाओ, कम से कम 3-4 मिनट आराम से सोचिए बच्चे कि कैसे अपन इसको कर सकते हैं, और उसके बाद देखेंगे अपन कि क्या हो सकता है इसमें। क्या बात क्लियर है? तो बिल्कुल आराम से सोचेंगे बच्चे। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं ज्योमेट्री से। तो ज्योमेट्री से करेंगे तो देखो, अपने को एक ऐसा वर्त लिखना है जो इस बिंदु से तो गुजरेगा और इसको स्पर्श करेगा, सबसे छोटा हो। तो देखो, इस बिंदु से और इसको स्पर्श करें तो मैं इस बिंदु की इस वर्त से सबसे न्यूनतम दूरी कौन सी आती है? वो जब अपन इसको इससे मिलाते हैं, अरे ये सी और ये ए, यही आती है क्या? सबसे न्यूनतम दूरी यही आती है क्या? अरे इसको पी बोल दें, इसको पी बोल दें, तो सबसे न्यूनतम दूरी यही आती है क्या बच्चों? अरे पता है ना, पता है ना कि ये दूरी सबसे न्यूनतम दूरी होती है, इस बिंदु से इसकी न्यूनतम दूरी। तो इस बिंदु से इस पूरे वर्त पे अपन देखा जाए तो यही इसकी न्यूनतम दूरी होगी। अब सबसे छोटा वर्त लिखना है जो इसको स्पर्श करे, तो मतलब इससे तो गुजरना ही चाहिए था, इसको स्पर्श करे। तो इसको स्पर्श कहां करे? उस बिंदु पे जिस बिंदु की इस बिंदु से दूरी न्यूनतम हो। क्या बोला मैंने? सबसे छोटा वर्त चाहिए आपको। इसका मतलब बच्चे कि वो इससे तो गुजरे और इसको स्पर्श कहां करे? उस बिंदु पर करे जो बिंदु इस बिंदु के सबसे पास में हो। तो इसलिए ऐसा। अब यहां से स्पर्श करने वाला तो ऐसा भी हो सकता है भाई, ऐसा भी वर्त बन सकता है, और भी वर्त बन सकते हैं। सबसे छोटा कौन बनेगा? अब ये तो सबसे कम दूरी हुई, और इस सबसे कम दूरी को लेके, इस सबसे कम दूरी को ही क्या ले लो बच्चे? सबसे कम दूरी को ले लो आप, इसका व्यास ले लो, व्यास ले लो। सबसे कम दूरी को इसको व्यास लेके, तो मतलब ये पीए को व्यास मानकर जो वर्त बनाएंगे वो सबसे छोटा वर्त होगा। यहां पे देखो, बहुत ध्यान से सुनो, तब समझ में आएगा ये कि अपन ने इस बिंदु से गुजरना नहीं था उसको, और इसको स्पर्श करना था, और सबसे छोटी त्रिज्या चाहिए था, मतलब सबसे कम दूरी पे। तो इसलिए अपन ने क्या करा? इस बिंदु से वो बिंदु निकालिया जो सबसे कम दूरी पे हो, और उसके बाद में उसी दूरी को व्यास लेकर वर्त बना दिया, तो वो सबसे छोटा वर्त आ जाएगा, क्योंकि ये सबसे कम दूरी है। और फिर इसी को व्यास लेकर वर्त बनाया तो वो सबसे कम त्रिज्या का वर्त हो जाएगा। तो इसलिए बस अपना काम इतना सा रह गया, बिंदु ए ले आए। बिंदु ए को कैसे लाएंगे? तो बिंदु ए निकालना मैंने बताया था। ये पूरी दूरी देखो 5 है बच्चों, और ये दूरी है 1, तो ये दूरी है 1 और ये दूरी है 4। देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ये पूरी दूरी पीसी 5 दिख रहा है ना, पीसी। अरे भाई, इतने तो अपन जानते हैं क्या कि पीसी का मान 5 है सर, और सीए कितना है? सीए इस वर्त की त्रिज्या है ना, आर। अरे इस वर्त की त्रिज्या R1 है, तो सीए 1 है और ये पूरा 5 है, तो ये 4 होगी। तो ये अनुपात हो गया 1:4। तो अब ए बिंदु के निर्देशांक बता सकते हो क्या मेरे को? सर इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो इसको इससे गुणा करो, 1 × 4 प्लस 4 × 0 अपॉन 1 + 4। अरे सूत्र, विभाजन सूत्र, हाँ, 1 × 3 प्लस 4 × 0 अपॉन 1 + 4।
तो ए कितना हो जाएगा 4/5 कॉमा 3/5। तो ये बिंदु आ गया बच्चों आपके पास ए और ये बिंदु था पी। तो ये वर्त कौन सा होगा? पीए व्यास वाला वर्त, पीए व्यास वाला वर्त, पीए व्यास वाला वर्त। तो बच्चे ये तो लिख सकते हैं x माइनस x1, अरे पता है ना, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। x माइनस x1 ये को ले ले इंटू x माइनस x2 इसको ले लेते हैं प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये आंसर अपना आ जाएगा। तो बेस्ट मेथड तो ये है। अब इसके अलावा आप क्या और सोच सकते हो, क्या और कर सकते हो, तो वो थोड़े से देखो भाई लंबे जाएंगे, क्योंकि अगर आप ये वाला मेथड नहीं समझे तो फिर तो मतलब ये वाला से दिमाग नहीं लगाओगे तो बाकी जो मेथड आएंगे वो लंबे जाने चाहिए। क्यों? और क्या कर सकते हो भाई, सबसे छोटी त्रिज्या का चाहिए तो वो यहीं स्पर्श करना चाहिए, और ये इसलिए आना चाहिए कि इस बिंदु की इस वर्त से सबसे कम दूरी क्या है? ये वाली, तो इसलिए वहां से आ जाना चाहिए आपके पास। क्लियर है? क्या ये बात समझ सकते हैं बच्चे? क्या ये बात समझ सकते हैं? तो बिल्कुल। और आगे वाला क्वेश्चन चलो निकाल लेते हैं। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है बच्चे। अब इस क्वेश्चन को अगर आप सही कर देते हो ना तो समझेंगे कि आप ज्योमेट्री में गलती नहीं करोगे। बाकी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अपने माइंड, अरे दिमाग को डेवलप करने के लिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। बिल्कुल बच्चे, चलिए बताइए तो इसका आंसर बताइए। हाँ, और बिल्कुल ये क्वेश्चन दोनों इसीलिए लिए गए सो दैट थोड़ा सा आप क्लियर होए कि क्या हो सकता है और क्या करना है। हाँ, तो देखिए बच्चे थोड़ा छोटा बना लेता हूं इस बार। हाँ, ये वर्त अपने को है। वर्त का समीकरण ज्ञात करिए जो वर्त को स्पर्श करे जिसका केंद्र यहां। ध्यान से देखिए, ऐसे वर्त का समीकरण जो इसको स्पर्श करे और उसका केंद्र यहां पे हो। तो तुम बोलोगे सर केंद्र तो ये रहा, तुम बोलो तो केंद्र तो ये रहा सर, और इसको केंद्र मान के वर्त बनाएंगे तो सर ये यहीं स्पर्श करेगा। तो बच्चे अभी आंसर निकालो। समझ में आ गया होगा। मैं दो तरीके से बताऊंगा और इसमें बहुत बार बच्चों ने गलतियां की है। तो पहला तो मैं बताऊंगा आपको एकदम मेथड से कि इस वर्त का केंद्र यहां है, त्रिज्या आर मान लेते हैं, त्रिज्या इस वर्त की आर मान लेते हैं। भाई ये आर मान लिया, बस वर्त की त्रिज्या आती है तो काम हो जाएगा। वर्त की त्रिज्या आती है तो काम। अब वर्त की त्रिज्या कैसे लाएं? तो इस वर्त का समीकरण क्या आ जाएगा? x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, या ऐसे ही ठीक है। ये वर्त और ये वर्त क्या कर रहे हैं बच्चे? स्पर्श कर रहे हैं। ये दोनों वर्त स्पर्श कर रहे हैं। इसने बोला ये दोनों स्पर्श कर रहे हैं, तो स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श करते हैं, तो यहां से आर का मान आना चाहिए। अब स्पर्श करने का प्रतिबंध लगाओ। तो सबसे पहले आता है स्पर्श करने का प्रतिबंध कौन सा लगाएं, कैसे लगाएं? तो देखिए बच्चे, अब स्पर्श दो प्रकार से कर सकते हैं। मेन चीज ये, स्पर्श दो प्रकार से कर सकते हैं। तो स्पर्श करने का प्रतिबंध कैसे लगाएं? तो अगर आप एक तो भाई ये होगा C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2, और एक होगा C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2। बिल्कुल दो प्रतिबंध होंगे बच्चे, और यहां से R के दो मान आ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला दोनों वर्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, इसका केंद्र तो दिखाइए। अरे C1 C2 तो दोनों वर्तों के केंद्रों के बीच की दूरी आती है। इसका केंद्र ये रहा, इसका केंद्र ये रहा, ये C1 रहा, ये C2 रहा। C1 C2 तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी देखिए 5 इक्वल टू R1। पहले वर्त की त्रिज्या कितनी है? 1 है, प्लस R2। अब अपन ने देखो यहाँ पे त्रिज्या मान रखा है, तो R2 का मान क्या है अपने लिए? R। तो R का मान कितना आ जाएगा? 4। एक तो ये, और दूसरा यहाँ C1 C2 5 रहेगा इंटू R1। R1 का मान कितना है? 1 माइनस R। तो ये मॉडुलस से इसको खोलेंगे तो 1 4 का मान कितना आ जाएगा बच्चे? प्लस माइनस 5। तो R का मान आ जाएगा 1 माइनस प्लस 5, मान आ जाएगा एक तो और एक माइनस 4। तो माइनस 4 तो नहीं ले सकता R का मान। तो R का मान कितना? एक तो आया 6 और एक आया 4। एक तो आया 6 और एक आया 4। अगर देखो इतना ही दे रखा था ना कि स्पर्श करते हैं, तो बच्चे एक अंत्य स्पर्श वाला कंडीशन, एक बाह्य स्पर्श, दोनों कंडीशन लेंगे, इसलिए R के दो मान आ गए। तो इसका आंसर कितने हो जाएंगे?
x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, एक तो ये और एक ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये दो आपके आंसर्स आ गए। ठीक है, ये तो था लॉजिकली, मतलब एकदम सीधा सीधा। और अब कई बच्चों को भी देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं बता देता हूं। अगर केवल ये बोले कि स्पर्श करने का प्रतिबंध, तो दोनों लगाएंगे, और इन दोनों को एक साथ लगाने का तरीका भी है। इन दोनों ही प्रतिबंधों को अगर आप एक साथ लगाना चाहते हैं तो उसका तरीका भी है। एक साथ लगाने का तरीका क्या है, C1 C2, दोनों को एक साथ लगाना चाहिए तो C1 C2 लिख दो आप, R1 प्लस माइनस R2। अगर केवल आपके क्वेश्चन में ये बोला गया कि दोनों वर्त स्पर्श करते हैं, ये नहीं बोला गया अंतः स्पर्श करते हैं या बाह्य स्पर्श करते हैं, तो बिल्कुल बच्चे क्या करोगे आप, ये वाला तरीका यूज करें, मतलब ये वाला कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बच्चे गलत कर लेते हैं, वो ऐसे देखो ज्योमेट्री से बहुत जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो अगर ये वर्त दोनों ऐसे बाह्य स्पर्श करते हैं तो देखो ये ऐसा जाएगा, अगर ये दोनों वर्त बाह्य स्पर्श करते हैं तो ये वर्त ऐसा ही जाएगा, ये वर्त ऐसा जाएगा, तो ऐसा जाएगा। तो इसकी त्रिज्या निकालना बहुत आसान है। कैसे सर, यहां से यहां को मिला दो, ये 1 है, ये पूरा 5 है, तो ये दूरी था, तो देखो इसकी त्रिज्या सीधी सीधी आ गई, r बराबर 4। या तो ये ऐसे स्पर्श करेंगे या तो फिर ये ऐसे स्पर्श करेंगे, ऐसे स्पर्श मतलब इसको ऐसे स्पर्श करता हो जाए। तो इस बार कैसे करें, तो इस बार इस बड़े वाले की त्रिज्या C1 C2, इस बार C1 C2 इक्वल टू क्या आएगा, R माइनस R1। भाई ये बड़े वाले की त्रिज्या माइनस C1, तो C1 C2 5 है, R माइनस 1, उसका R1 का वैल्यू इस पहले वाले वर्त की त्रिज्या 1। भाई ऐसे देख लो यार कि ये दूरी तो 5 थी, एक जोड़ दो। अरे भाई ज्योमेट्री से कर रहे थे, चलो ज्योमेट्री से कर लो भाई। देखो बच्चे, इस वाली सिचुएशन में, दूसरी पहली वाली सिचुएशन में तो R1 का वैल्यू 4 आ गया। दूसरा ये बड़ा वाला है, तो बड़े वाले के लिए देखो ये यहां से यहां तक की दूरी 5 और एक आगे और 5 और 1 6, तो R का वैल्यू 6। समझ पाए? अरे एक छोटा वाला वर्त बनाओ, तो यहां से ये देखो जो ज्यामिति से निकालोगे, ये 5 है और ये 1 है, तो ये 4। और बड़े वाले वर्त के लिए यहां से इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी तो 5 है ना बच्चे, बिल्कुल ये 5 है और ये 1 6, तो इसलिए 4 और 6 ये इधर से भी आ रहा था, केंद्र तो है। तो इसलिए पर यहां पे क्या करते हैं बच्चे, आधा सोच लेते हैं, जो कि भाई बहुत भयानक हो जाता है। आधा सोच लेते हैं कि ऐसा हो जाए, तो फिर वो भयानक हो जाता है। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल, चले आगे। तो बहुत अच्छे से बिल्कुल बच्चे, अगर ज्योमेट्री से सोच रहे हैं तो पूरा सोचे। प्रतिच्छेदी वर्तों के बीच कोण, प्रतिच्छेद कर रहे हैं दो वर्त, उनके बीच का कोण चाहिए, तो क्या करेंगे, दो। अब देखो ये जो परिभाषा है ना बच्चे, ये मैंने सभी के लिए लिख दिया है, दो वक्रों के बीच कोण। क्या अरे बच्चे, बहुत अच्छी परिभाषा है। दो वक्रों के बीच कोण उनके प्रतिच्छेद बिंदुओं पर, दो वक्रों के बीच में कोण निकालना है ना, तो किसके बीच में कोण निकालोगे, उनकी प्रतिच्छेद बिंदुओं पे। कहां पे, प्रतिच्छेद बिंदुओं पर उनकी स्पर्श रेखाओं के बीच कोण द्वारा परिभाषित है। मतलब जितना कोण उनके स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण आएगा ना, उसी को अपन बोलते हैं उन दोनों वक्रों के बीच में कोण। दो वक्र हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो उस प्रतिच्छेद बिंदु पे जितना कोण आएगा उसी कोण को अपन क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखाओं के बीच में जितना कोण आएगा उसी को अपन बोलते हैं वक्रों के बीच में कोण है। अब भाई स्पर्श रेखाओं की जगह अभिलंब भी कर दो तो एक ही बात है, स्पर्श रेखा या अभिलंबों के बीच में जो कोण है, मतलब अभिलंब में जितना कोण रहेगा उतना ही स्पर्श रेखा में रहेगा। तो ये परिभाषा है, पूरी 12th में आपके यही चलेगा, पूरे मैथमेटिक्स में। क्या ये बात क्लियर है? अब मैं दो वर्तों के बीच कोण निकाल देता हूं। यहां पे थोड़ा सा एक चीज का अपन यूज करेंगे जिसके बारे में आप हो सकता ना जाने। तो ये एक पहला वाला है, ये दूसरे वाला है, ठीक है। ये दो C1 C2 के अंदर है और इन दोनों के बीच में त्रिज्या R1 R2 है, मतलब ये पहला वाला है, इसकी R1 इसकी R2।
ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन चाहिए, तो वर्त के लिए क्या आसान होता है, वर्त के लिए आसान होता है अभिलंब लिखना। तो देखिए बच्चे, इस बिंदु पर अभिलंब बना लेते हैं, मतलब इन दोनों वर्तों के बीच में कौन चाहिए, तो इनके अभिलंबों के बीच में कौन ले आते हैं, कहां पे, प्रतिच्छेद बिंदु पे, प्रतिच्छेद बिंदु पे। तो इस बिंदु पे इस बिंदु से इस वर्त का अभिलंब ऐसा बनेगा, इस बिंदु से इस वर्त का अभिलंब ऐसा बनेगा। अरे भाई अभिलंब तो बात है समझ, अरे नॉर्मल, नॉर्मल जानते ना कि वर्त का नॉर्मल हमेशा उसके केंद्र से गुजरेगा, तो इसलिए ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल, अभिलंब ये इसका अभिलंब, ये अभिलंब। तो इन दोनों के बीच का कोण अपने को ये निकालना है, तो ये निकालना है। तो कैसे निकालें, तो देखिए बच्चे, अगर ये निकालना है तो एक बहुत ही छोटा सा रूल है जिसका नाम होता है कोसाइन रूल। इस वाले त्रिभुज में कोसाइन रूल लगा दो। अब कोसाइन रूल होता क्या भाई, देखो एक बार ध्यान से देख लो, ये थीटा है, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो अगर आपको कोस थीटा निकालना है तो देखिए बच्चे क्या करना होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब आजू बाजू का स्क्वायर माइनस सामने वाले का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आजू बाजू, ये होता है कोसाइन रूल। और ये आपको एसओटी में आएगा, बाकी अभी के लिए याद करना, याद तो वहां पे भी करना है। तो अगर ये थीटा निकालना तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अपॉन 2ab, तो ये अपने को याद करना है, ये अपने को याद करना। cos थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये अपने को याद करना है। तो इसलिए इस वाले त्रिभुज में ये निकालना अपने को। तो देखिए बच्चे, ये r1 है, ये r2 है, और ये दूरी क्या है, c1 c2, ये दूरी तो c1 c2 हो गई ना, ये पूरी दूरी। तो इसलिए यहाँ पे cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा क्या आ जाएगा बच्चे, cos थीटा इक्वल टू r1 स्क्वायर। और यहाँ पे भाई अब देखो, ये तो cos थीटा का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस c1 c2 का होल स्क्वायर, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर अपॉन 2 r1 r2, ये आ जाएगा। तो ये दो वक्रों के बीच में कौन होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर दो रेखाएं हैं तो दो अभिलंब है, दो अभिलंबों के बीच में दो कोण होते हैं, एक न्यून कोण भी होगा, एक अधिक कोण भी होगा। तो सामान्यतः जब अपन दो वक्रों के बीच कोण बताते हैं तो न्यून कोण बताते हैं, इसलिए यहां पे मॉडुलस भी लगा दिया जाता है। तो यहां से जो थीटा आएगा वो कौन सा वाला आएगा, जो थीटा आएगा वो कौन सा आ जाएगा, न्यून कोण। बाकी हाँ भाई, दो रेखाओं के बीच में दो कोण आएंगे तो दो वक्रों के बीच में भी दो कोण आएंगे, इसलिए वो आप अधिक कोण अगर चाहिए तो अधिक कोण चाहिए तो क्या कर दोगे, पाई माइनस थीटा। पर सामान्यता कौन सा बताते हैं बच्चों, सामान्यता कौन सा बताते हैं, न्यून कोण बताते हैं। तो बाकी तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है। अब इसमें दिक्कत हो सकती है कुछ बच्चों को, वो सोचने का तरीका का गलती हो सकता है कि सर ये हमें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो, लास्ट में भी लिखना ही है। अरे उड़ के नहीं आएगा उस दिन प्रूफ, हाँ बता देंगे यार, जिस दिन सही टाइम आएगा प्रूफ बता दिया जाएगा। अभी के लिए बिल्कुल याद रखेंगे तो ये आ जाएगा। और इसका यूज इतना ही है, बस अगर दो वर्त दे दे पूछ ले तो बस सीधा वैल्यू डाल दो। इससे ज्यादा बार जो यूज आएगा वो क्या आएगा, वो देखिए ये आएगा, दो वर्तों के लंबकोणीय प्रतिच्छेद करने का प्रतिबंध। लंबकोणीय वर्त ऑर्थोगोनल बोलते हैं इसको, ऑर्थोगोनल है ना, मतलब लंबकोणीय प्रतिच्छेद, मतलब ऑर्थोगोनली इंटरसेक्शन। ऑर्थोगोनली इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि दोनों जो वक्र आएंगे ना बच्चे, वो उन दोनों के बीच में कोण कितना डिग्री होगा, दोनों वर्तों के बीच में कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। दोनों वर्त के बीच में कोण कितना होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। तो उसको अपन बोलते हैं ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन या लंबकोणीय प्रतिच्छेद। यदि दोनों वर्तों के बीच में कोण 90 डिग्री हो तो उसको ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, मतलब थीटा का मान 90, तो cos थीटा आएगा बच्चे, थीटा का मान 90, तो cos थीटा आ जाएगा क्या, cos थीटा भी निकाला, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 ना, क्या बकवास, c1 c2 का होल स्क्वायर अपॉन 2r1 r2, ये था। अब cos 90 डाल दो, यहाँ थीटा का मान 90 डाल दो तो 0, cos 90 0, 0 मतलब, अरे भाई 0 हो गया मतलब क्या, 2r1 r2, तो इसको 0 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से आएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर
इक्वल टू C1 C2 का स्क्वायर। भाई वो 0 होगा तो C1 C2 का स्क्वायर, ये आ गया। भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 होना चाहिए तो ये आ जाएगा। और यहां से भी अपन सीधा ला सकते हैं, ये 90 डिग्री है तो ये R1 स्क्वायर, ये R1 है, ये R2 है, ये C1 C2, तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आना ही चाहिए था क्या? अरे पाइथागोरस से। पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम बार ये यूज होता है। इनफैक्ट दोनों वर्तों के बीच में कोण भी बहुत कम बार यूज होता है। सबसे ज्यादा बार यूज क्या होता है वो ये है कि अगर एक वर्त में ले लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा वर्त में ले लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2 x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और ये दोनों अगर क्या कर रहे हो, लंब कोणीय प्रतिच्छेद, वर्तों दिस तथा तिस के लंब कोणीय प्रतिच्छेद करने का प्रतिबंध, लंब कोणीय प्रतिच्छेद करने का प्रतिबंध। वो प्रतिबंध क्या आएगा बच्चे? वो प्रतिबंध आएगा 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। ये कहां से आया? तो पहली बात तो ये समझ में आ गया होगा कि सर ने सीधा ही लिखा है, इसका मतलब याद तो रखना ही है, और राज लिखा हुआ है तो ये याद तो रखना है। ये दोनों वर्त लंब कोणीय प्रतिच्छेद करेंगे तो ये आता है। क्यों आता है वो यहां से ले आते हैं, इसका प्रूफ मैं यहां से बता देता हूं। बोलिए बच्चे, आर C1 C2 दोनों वर्तों के केंद्र क्या है? पहले वाले वर्त के केंद्र माइनस G1 माइनस F1 और इस वर्त का माइनस G2 माइनस F2, यही वर्त। तो इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी C1 C2 का स्क्वायर, इन दोनों वक्रों के केंद्र, तो ये आ जाएगा G1 माइनस G2 का होल स्क्वायर। अरे दूरी सूत्र F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, दिस माइनस दिस करो तो ये आ जाएगा इक्वल टू R1 पहले वर्त की त्रिज्या G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C, दूसरे वर्त की त्रिज्या G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। और जब अपन इनको खोलेंगे तो ये आएगा, देखिए बच्चे, G1 स्क्वायर G2 स्क्वायर माइनस 2G1G2 प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1F2 इक्वल टू। और अगर आप गौर से देखेंगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे और इससे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे और इससे, तो बचेगा क्या? देखो, माइनस 2G1G2 माइनस 2F1F2 इक्वल टू माइनस C1 माइनस C2। तो सब जगह प्लस लगा दो, याद है। तो इसलिए सर याद रखना है सर, फ्यूचर बोर ओनली, याद नहीं 100% याद रखना है, 100%। अरे बहुत इंपॉर्टेंट ये सीधा सर हम ले आएंगे ना, तो यार घर पे आके तो सभी ले आते हैं IIT JEE वाले पेपर का आंसर, उससे सिलेक्शन थोड़े होता है। घर आने के बाद सबके आंसर आ जाएंगे। अगर पेपर में ही आंसर लाना है तो बच्चे इसको याद बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, अब ये वाला क्वेश्चन, यदि वर्त दिस तथा दिस लंबकोणीय प्रतिच्छेद करते हैं तो के का मान, सीधा कंडीशन देखो, ये क्यों दिया गया? अरे ये बच्चों वाला क्वेश्चन क्यों दिया गया यहां? इसलिए कि तुम लगाना सीख जाओ बच्चे, केवल इसलिए कि तुम लगाना सीख जाओ। बोलो, सीधा वैल्यू डाल दो। 2G1 का वैल्यू 5/2 इंटू G2 का वैल्यू -4 हो जाएगा। अरे G2 8/2 तो 4 ही हो जाएगा यार, प्लस 2F1 3/2 माइनस F2 6/2 इक्वल टू C1 7 माइनस K। तो ये सीधा देखो ये कितना आ रहा है। देखिए बच्चे, 2 से 2 घट गया, माइनस का 20, 2 से 2 घट गया, प्लस का 9 इक्वल टू 7 माइनस K। तो K का वैल्यू कितना आ रहा है? 18 आ रहा है क्या बच्चे? इस K को इधर लाओ, इस 11 को उधर ले जाओ, 11 को उधर ले जाओ तो आंसर 18 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ये इसलिए बताया कि बच्चे सीख गए, ठीक है। चलो हाँ, ये वाला क्वेश्चन
बच्चे ये बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ क्वेश्चन कि कैसे अपन इसको करें, कैसे करें अपन। तो बिल्कुल बच्चे ध्यान से कर इसको। वर्त का समीकरण याद करो जो मूल बिंदु से गुजरे। एक ऐसे वर्त का समीकरण चाहिए जो मूल बिंदु से गुजरे तथा उसका केंद्र रेखा पर हो एवं वर्त को लंबकोणीय काटे। तो बिल्कुल बच्चे ये तुम्हारे लिए भाई 10 मिनट दे लो, नहीं तो यार देखो 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 आना चाहिए आंसर भाई अब। हाँ यही, अरे ऑफलाइन में यही तो करते हैं। और करते क्या है कि भाई हम बच्चों से आंसर निकलवाते, तो तुम अगर निकाल रहे हो ना तो ये ऑफलाइन से कम नहीं है। हाँ तो देखिए बच्चे, वर्त का समीकरण याद करो जो बिंदु से गुजरे, मतलब जो मूल बिंदु से गुजरे, केंद्र इस पे हो। तो क्या करूं सर मैं, तो माना जैसे सिचुएशन में फंस जाओ तो ऐसे कर लो, माना वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx बताया था मैंने ये। अरे ये स्किल सिखाया था ना कि अगर फंसी जाओ तो मान लो वर्त को यार, क्योंकि बहुत सी कंडीशन है। एक तो मूल बिंदु से इसको गुजारना है, 0 0 देखो मूल बिंदु से गुजरेगा, ये संतुष्ट करेगा, कराओ संतुष्ट, संतुष्ट कराओ। क्या आया, सी का मान 0 आ गया। दूसरा दूसरा इसका केंद्र, इसका केंद्र, केंद्र कहां है इस रेखा पे, तो इसका केंद्र क्या है बच्चे, केंद्र क्या है, केंद्र क्या है इसका माइनस जी माइनस एफ। और ये कौन सी रेखा पे, इस रेखा पे। केंद्र इसको संतुष्ट करेगा तो माइनस जी माइनस एफ प्लस 4 इक्वल टू 0, एक समीकरण ये आ गया। दूसरी वाली बात, इसको इस वर्त को लंबकोणीय काटता है, तो लंबकोणीय का क्या होता है 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। तो देखिए बच्चे, इसका 2 इंटू इसका g1 g इंटू इसका g2 माइनस 2 है क्या बच्चे। अरे देखिए बता सकते हैं 2f इंटू f2 कितना है 1 इक्वल टू c1 4 प्लस c2। इस वाले का तो c0 है, इस वाले का तो c0 है। हाँ तो देखिए बच्चे ये आ गया -4f -4g प्लस 2f इक्वल टू 4। 2 से काट दो बच्चे, तो -2g प्लस f -2, इसको इधर लाओ बच्चे इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 2। क्या आप 1 और 2 से मेरे को, क्या मेरे को 1 और 2 से आप f और g की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, 1 + 2 करो बच्चे। अरे दो इक्वेशन दो वेरिएबल, 1 + 2 करो बेस्ट वे, 1 + 2 सही किया ना सब। हाँ 1 + 2 करो तो -3g, f से f कट गया और ये प्लस का 2, -3g, ये f से f कट गया और ये माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो g का वैल्यू आ गया बच्चे 2/3। g का वैल्यू 2/3 कहीं पे भी रख दो, f का वैल्यू आ जाएगा, f का वैल्यू आ जाएगा f इक्वल टू 2g प्लस 2। तो 2 इंटू जी 2/3 प्लस 2, क्या क्या इसमें रख दिया मैंने, इसको उधर ले जाके g का, तो 2g 4/4 6 10/3। तो g का वैल्यू 10/3 आ गया। g का वैल्यू आ गया, f का वैल्यू आ गया, सब का वैल्यू आ ही गया भाई। f का आ गया ना, अरे f का ये रहा वैल्यू 10/3। तो इसलिए अपना जो वर्त अपन मान के चले थे वो क्या आ जाएगा बच्चे, अपन जो मान के चले थे वो वर्त क्या आ जाएगा, x² प्लस वाई स्क्वायर, जी का वैल्यू, जी का वैल्यू 2/3। तो ये 2g है तो 4/3x, उसका 10 तो 20/3 y और प्लस c का 0 इक्वल टू 0। तो ये आंसर, ये वाला आंसर है। क्लियर है क्या, क्लियर है बच्चे। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इसलिए इस वाले में सीखा क्या कि अलग अलग बातें बोल रहे हैं सब, ये बोल रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो सीधा ले लो। अब कोई बोलेगा सर 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 मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ सर, ये के अंदर इसका ले लूं अल्फा कॉमा समथिंग -4 -अल्फा। हाँ बिल्कुल ले सकते हो, उस टाइप से भी कर सकते हो आप, कोई मनाही नहीं है, पर साइड थोड़ा लंबा ही जाएगा और सिंपल भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, वो सेम ही चीजें कैसे यूज करते हो वो सेम ही चीजें, बहुत अलग नहीं है। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल। तो दो प्रतिच्छेदों वर्तों की उभयनिष्ठ जीवा, दो वर्त है जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो उनकी उभयनिष्ठ जीवा क्या आएगी, दो वर्त है। पहला वर्त ऐसा है s बराबर 0, इसका समीकरण है, इसका समीकरण है s डैश बराबर 0। ठीक है, ये और ये दो वर्त है। अब मुझे क्या चाहिए बच्चे, ये चाहिए, ये रेखा का समीकरण चाहिए। तो ये है इनकी उभयनिष्ठ जीवा,
उभयनिष्ठ जीवा, ये है इनकी उभयनिष्ठ जीवा। अब उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण चाहिए तो कैसे लाऊंगा बच्चे, क्या इसका समीकरण होगा, कैसे इसको लाएंगे? तो बिल्कुल बच्चे बहुत ध्यान से सुन, और ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आगे बहुत बार यूज करेंगे। तो अगर ये उभयनिष्ठ जीवा इन दोनों वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाला वक्र है क्या? देखो मैंने बोला था अगर कभी भी ऐसा है दो वक्र एक दूसरे को 2-4 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उन प्रतिच्छेद बिंदुओं से जाने वाला वक्र लिखना हो तो क्या लिख दो, ये क्या है, s बराबर 0 तथा s डैश बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाला वक्र, के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाला वक्र, तो इसका समीकरण आना चाहिए s प्लस लेमडा एस डैश इक्वल टू 0, ऐसा ही समीकरण आना चाहिए भाई। अब बस, तो अगर मैंने ये लिखा है इसका मतलब इसको कौन कौन संतुष्ट करेगा, इसका नाम P और A क्यों देता हूं, तो P इसको पक्का संतुष्ट करेगा। क्यों इसको पक्का संतुष्ट करेगा, क्यों, अरे भाई P इस पे भी है इस पे भी है, तो जब P को डालोगे तो ये 0 तो मतलब LHS बराबर Q को डालोगे तो ये 0 और ये 0 तो इसका बराबर ही है। तो इसका मतलब जब P को डालो या Q को डालो इसको ये संतुष्ट करेगा, इसका मतलब P और Q दोनों बिंदु इसको संतुष्ट कर रहे हैं। बस अब ये कैसी होनी चाहिए, रेखा होनी चाहिए, ये क्या होना चाहिए, रेखा होनी चाहिए। देखो P और Q को तो बिंदु को संतुष्ट, P और Q तो इसको संतुष्ट करेंगे, क्यों करेंगे, P, अरे भाई P इस पे भी है इस पे भी है, जब P का मान इसमें डाला जाएगा इसका मान 0, P इसमें डाला जाएगा इसका मान 0, मतलब इसमें जब डालते हैं P तो ये 0 तो LHS बराबर RHS तो आ रहा है, इसलिए ये दोनों बिंदु हमेशा ही इसको संतुष्ट करेंगे। इसीलिए अपन ने ये लिखा है दो वक्रों के प्रतिच्छेद से जाने वाला वक्र ए होगा। ऐसे ही अपन ने देखा था दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं से जाने वाली रेखा L1 प्लस लेमडा L2, तो ऐसा ही लिखा। पर अब अपने को ये करना है कि ये रेखा आई, भाई ये तो उभयनिष्ठ जीवा तो एक रेखा हो गई ना भाई, ये एक रेखा ही है, तो ये रेखा कब बनेगी, अगर अब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो याद, ये तो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, और ये क्या है लेमडा टाइम्स x² प्लस y² प्लस 2g डैश x प्लस 2f डैश y प्लस c इक्वल टू 0। ये तो यार ये तो रेखा नहीं है भाई, इसमें तो x² y² है, ये तो रेखा हो ही नहीं सकती। अरे भाई अभी अगर आप देख लोगे x² का गुणांक एक साथ करो तो 1 प्लस लेमडा, y² का गुणांक एक साथ करो तो 1 प्लस लेमडा, प्लस कुछ x का गुणांक आ रहा है, प्लस कुछ y का गुणांक आ रहा है, प्लस कुछ कांस्टेंट आ रहा है, तो यार ये तो रेखा नहीं है, ये तो वर्त है भाई। पर अपने को तो रेखा चाहिए, अपने को तो रेखा चाहिए भाई, ये तो वर्त आ रहा है, ये तो यार वर्त है, इसका गुणांक बराबर है तो वर्त है, तो अपने को तो रेखा चाहिए, ये तो वर्त आ गया, ये तो वर्त है भाई। हाँ ये देखो, ये मैं बता सकता हूं ये इन दोनों ही बिंदुओं से गुजर रहा है, पर ये तो वर्त का समीकरण आ गया। पर अपने को क्या चाहिए, रेखा चाहिए, रेखा ही चाहिए ना, पक्का कैसे लाएं, तो सर x² y² नहीं आती रेखा में, तो रेखा का समीकरण तो ऐसा होता है सर, रेखा तो ऐसी होती है, रेखा में x² y² नहीं आते, तो इसको रेखा बनाने के लिए, ये 0 होना पड़ेगा और ये 0, क्यों, अरे भाई क्यों, क्योंकि रेखा में x² y² नहीं आते, इसलिए इसको 0, इसलिए लेमडा का मान कितना आ गया, -1, लेमडा का मान -1 यहां रख दो, तो इसलिए उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण क्या आ जाएगा, s - s बराबर 0। पर ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये देखो लेमडा का मान 0, लेमडा का मान -1 क्यों आया है, क्योंकि इसको रेखा बनाना है। तो अगर आपको दो प्रतिच्छेदी वस्तु की उभयनिष्ठ जीवा चाहिए ना, तो s - s डैश कर देना, s - s डैश। बस ध्यान ये रखना है कि ये लेमडा का मान -1 ही क्यों आया, क्योंकि x² और y² के गुणांक खत्म हो जाने चाहिए, तो वो खत्म मतलब जब अपन ने दोनों को घटाया, तो मतलब ये रेखा क्यों लाए
कैसे आया कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कटना चाहिए, तो ये ध्यान रखना, ये रेखा होगी तो मतलब यहां ध्यान रखना एक्स स्क्वायर व वाई स्क्वायर कटना चाहिए भाई, कटना चाहिए। तो ये क्यों लिख रहा हूं मैं, ये क्यों लिख रहा हूं मैं, ये क्यों लिख रहा हूं मैं, इसलिए लिख रहा हूं कि कल को कोई तुम्हें बावड़ा बना दे, कल को बोल दे एक तो ये वाला वर्त है और एक ये वाला वर्त है, सर इनकी उभयनिष्ठ जीवा निकाल के बताइए जाइए। कोई कल को ये बोल दे तुम्हें एक वर्त ये और एक वर्त ये, इनकी उभयनिष्ठ जीवा, तुम इसमें से इसको घटा के आ जाओ, तो वो उभयनिष्ठ जीवा नहीं आएगी, वो उभयनिष्ठ जीवा नहीं आएगी। मतलब ऐसे सीधा सीधा घटा के मत आ जाना, है ना, सीधा सीधा मत घटा देना, वो उभयनिष्ठ जीवा नहीं आएगी। तो कैसे घटाना है, इस टाइप से घटाना है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाए। तो मतलब क्या है, कब कटेंगे, जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक इसमें और इसमें बराबर हो, मतलब एक्स स्क्वायर व वाई स्क्वायर के गुणांक दोनों में बराबर हो, दोनों वर्तों में बराबर हो। ये बात कहने की कोशिश करें, और ये मैंने प्रूफ भी इसीलिए बताया कि आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए कि इसको रेखा कैसे बनाया था कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हट जाना चाहिए यहां से, तो इसलिए लेमडा -1। तो मतलब ऐसा दिया है तो आप कैसे निकालोगे, पहले इसमें 2 का भाग दोगे फिर ये आएगा। क्या बात क्लियर है? तो क्वेश्चन के थ्रू ही लेते हैं। तो क्या याद रखना है सर हमें, बिल्कुल 100% याद रखना है, 2 प्रतिच्छेद वर्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श जीवा क्या होती है ना, उभयनिष्ठ जीवा क्या होती है, ये होती है एस माइनस एस टेस्ट। बस याद ये रखना, ये मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कटना चाहिए, मतलब रेखा आनी चाहिए। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए देखो, अच्छा यहाँ तो एक और ही खतरनाक रिजल्ट लिख दिया भाई, यहाँ तो बहुत ही खतरनाक रिजल्ट लिखा है बच्चों, यार ये तो दिख ही नहीं रहा, क्या करे, चलो यहीं से ही दिख रहा है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मैं मिटाता जाता हूं जितना पॉसिबल हो पाएगा। मतलब वो तो समझ ही गए थे तुम, बराबर होने चाहिए, है ना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब दिख जाएगी देखो, अब दिख जाएगा ना। हाँ तो बच्चे क्या बोल रहे हैं, यदि वर्त s बराबर 0 तथा वर्त s बराबर 0, वर्त s डेस बराबर 0 की परिधि को समद्विभाजित करता है, तो उनकी उभयनिष्ठ जीवा s डेस बराबर 0 के केंद्र से गुजरेगी। क्या बोल रहे हैं? तो देखो बच्चे देखो, बहुत गजब चीज बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 2 वर्त है भाई, एक s है, s बराबर 0, वर्त s डेस, मतलब मैं पहले s डेस बना लेता हूं, ये s डेस वर्त है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये जो वर्त s बराबर 0 है ना, ये इसकी परिधि को आधा आधा कर रहा है, एकदम आधा आधा, आधी परिधि इधर आधी परिधि इधर। कौन सा? s बराबर 0, वर्त s बराबर 0, तो ये s डेस बराबर 0 है और ये वर्त s बराबर 0, ठीक है, ये s बराबर 0 है आपका। तो अगर ये वाला और ये वाला इस वाले वर्त की परिधि आधी आधी हो रही है, तो इसका मतलब ये जो होगा ये क्या होगा बच्चे, ये क्या व्यास ही होगा क्या इसका, ये व्यास होगा इस वाले वर्त का। क्यों? क्योंकि भाई परिधि आधी इधर है आधी इधर है, इस वर्त की आधी परिधि इधर है आधी परिधि इधर है, तो ये क्या होगा, ये उभयनिष्ठ जीवा इसकी व्यास ही होगी क्या? अरे हाँ ध्यान से देख बच्चे, s डेस बराबर जो 0 था उसकी परिधि आधी आधी हो रही है, मतलब इस, तो परिधि आधी आधी होने का मतलब ये जो जीवा जाएगी इसकी उभयनिष्ठ जीवा, ये क्या होगा, इस वाले वर्त का व्यास होगा मतलब, तो उसकी उभयनिष्ठ जीवा s डेस के केंद्र से गुजरेगी या व्यास से, इसे लिख लो। क्या बात क्लियर है बच्चे? अरे बहुत काम की चीज है ये, और जहां जरूरत आएगी वहां देखता हूं आपको याद रहता है क्या अपन इसको विजुअलाइज कर पाते हैं वहां। देखिए बच्चे, हाँ तो वर्तों देश तथा देश के लिए उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण और लंबाई याद करें। इस वर्त और इस वर्त के लिए उभयनिष्ठ जीवा, तो उभयनिष्ठ जीवा चाहिए तो ऐसे मत कर देना सीधा माइनस, कुछ नहीं आएगा। अगर आप इसको ऐसे ही कर दोगे ना तो कुछ नहीं आएगा भाई, s माइनस एस टेस, ऐसे मत कर देना यार। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर -5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर -4x -9 बराबर 0,
यहां से नहीं आएगा, ये तो वर्त आ जाएगा बच्चे। तो इसलिए क्या बोला था, बोला ये था कि इन दोनों को पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5/2, और इसको लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4/3 एक्स माइनस 3। अब निकाल लो, अब इसमें से इसको माइनस कर दो, तो अब s माइनस एस डेस बराबर 0 निकालो तो क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करो तो 4/3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, 4/3 एक्स प्लस 3 माइनस का 5/2 इक्वल टू 0। तो ये तो आ जाएगा बच्चे 4/3 एक्स प्लस का 1/2 क्या, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8x प्लस से 6 से मल्टीप्लाई, अरे 6 का लघुत्तम ले लो तो 8 हो जाएगा प्लस 3, 8x प्लस 3। तो ये आंसर है। तो ये तो आ गया समीकरण, उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण। ये सब पहचान पाएंगे क्या, ये सब पहचान पाएंगे क्या, बिल्कुल पहचान पाएंगे सर। तो अब मुझे बताओ इसकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कैसे निकालें। तो उभयनिष्ठ जीवा तो दोनों ही वर्तों की है ना, तो भाई दोनों ही वर्तों की है तो दोनों वर्त बना लिए मैंने, ये जीवा बना ली, इसकी लंबाई ये निकालना है, यही तो निकालना आपको, इस वाली जीवा की लंबाई निकालना। तो मेरे को तो दोनों वर्त क्यों चाहिए, मुझे तो जीवा का समीकरण मिल गया ना, तो मैं जीवा की समीकरण मिल गया तो वहां से लंबाई निकाल सकता हूं। तो एक ही वर्त ले लो है ना, दोनों वर्त लेने की जरूरत नहीं है, एक ही किसी भी वर्त से निकाल लो। तो मैं सरल वाला वर्त ले लेता हूं, क्या ये जो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5/2। ठीक है, इसकी ये जीवा का समीकरण आ ही गया अपने पास, 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बस ठीक है, जीवा की लंबाई कैसे निकालते हैं वो पता है ना आपको। अरे ए बी बराबर सूत्र होता है ना, ए बी बराबर 2 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, याद है ना। अरे जीवा की लंबाई, अरे भाई उभयनिष्ठ जीवा या जीवा की लंबाई एक ही बात है ना। अरे हाँ, वो दोनों वर्तों की, और क्या फर्क पड़ेगा। तो इसलिए ए बी का, तो आर तो इस वर्त की त्रिज्या है, तो आर स्क्वायर का मान तो 5/2 है। पी का मान कैसे निकालोगे, इस वर्त के केंद्र से डालेंगे लंब की लंबाई, तो ये 0 0 है। तो यहां से इस पे पी का मान क्या आएगा, पी बराबर ये वाला बिंदु इसमें रखो 3 अपॉन √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही करते हो ना, ये वाला बिंदु इसमें रखते हो तो 3 mod 3 और अपॉन √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो ये आएगा 3/8। ये आएगा बच्चे 3/8। क्या बात क्लियर है, 3/8 आ गया। पी ये आ गया तो सीधा सीधा उठ कर दो, 2 टाइम्स आर स्क्वायर कितना है 25/4, आर स्क्वायर 25/4 माइनस पी स्क्वायर 9/64। देख लो भाई, इसका स्क्वायर करना है 9/64। अब 64 को तुम बाहर ले लो, 64 को बाहर, तो 8 64 लघुत्तम लिया तो कितना हो जाएगा बच्चे 16, 25 गुणा 16 तो 400 होता है क्या, यही हो रहा है बच्चे, यही हो रहा है। देखो 25 गुणा 16 कितना होता है, करो भाई, 25 चिकड़ी 150, 400 होता है बच्चे। देखो 8 64 लघुत्तम लिया तो 25 गुणा 16 400 माइनस दिस, तो ये आ गया √391/4। क्या ये आंसर अपना आ रहा है। तो बिल्कुल बच्चे उभयनिष्ठ स्पर्श जीवा की लंबाई आराम से निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल, तो कर सकते हैं ऐसा। तो बिल्कुल बच्चे ध्यान से देखिए, जो पूरा एम रहता है इन लेक्चर्स में वो ये कि आप सोचना समझ जाओ। बात ध्यान रखना, मेरा काम एक कंसेप्ट सिखाना, सो दैट अपन मतलब इतने लेवल पे आ जाएंगे कि कैसे भी क्वेश्चन को तोड़ के मरोड़ के कैसे भी दे अपन वो कर पाए। अच्छा सर वो टफ वाले तो नहीं कराते सर आप तो। रे बच्चे एक दिमाग खोलो कि अगर अपने को कंसेप्ट आता है तो अपन कैसा भी क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ध्यान रखो, अगर कंसेप्ट लगाना सीख गए ना, अरे वो 4-5 क्वेश्चन करने से IIT नहीं हो जाएगा, कंसेप्ट और फिर उनमें लगाओ, खुद का दिमाग चलाओ कैसे चलता है, और अच्छा चलो मैं कराना वो शुरू कर देता हूं। अगर आप सोचना नहीं सीखे तो क्या IIT वाले दिन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रहे, क्योंकि नया ही क्वेश्चन आएगा उस दिन। इसलिए सोचना सीखे, तो इसीलिए ये बनाए जा रहे हैं और एकदम कंसेप्चुअल। और अगर ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो शेयर सब्सक्राइब लाइक बच्चे उसी से चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी
करो।